2014 का चुनाव बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर चुनाव प्रचार शुरू किया तो विरोधियों ने उनकी काट के लिए सांप्रदायिकता का मुद्दा उछाला। मोदी के नाम पर राजनीति दो खेमे में बंट गई। इसके बाद वोट बैंक की जो राजनीति शुरू हुई वो अब काटने, बांटने और बदला की हुंकार भर रही है। मोदी विरोधी कह रहे हैं कि जो मोदी के साथ हैं वो सांप्रदायिक हैं और मोदी समर्थक धमकी दे रहे हैं कि जो मोदी के साथ नहीं है उनकी जगह या तो जेल में है या फिर पाकिस्तान में। महंगाई, विकास और सुशासन की बजाय मोदी मुद्दा बन गए हैं। ऐसे में ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मोदी के नाम पर बंटवारे की राजनीति से ही देश का भला हो जाएगा। ये आंधी है, आंधी। ये आंधी सुनामी में बदल गई है भाई। मोदी जी, हिंदुस्तान का उल्लू बनाना बंद करो। नरेंद्र मोदी के नाम पर देश की राजनीति दो धड़ों में पहले ही बढ़ चुकी थी। अच्छा, मोदी का वेव चल रहा है क्या नेताजी यहाँ पर? मोदी तो कमजोर है ही। मोदी विरोधी पार्टियों ने 2014 के चुनाव को सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग करार दिया तो मोदी के सिपह सालारों ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उसी सांप्रदायिकता को हथियार बनाना शुरू कर दिया। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं वो पाकिस्तान देख रहे हैं। आने वाले दिन में ऐसे लोगों के लिए जगह हिंदुस्तान में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की हुंकार भरकर गिरिराज सिंह ने कितने वोटों का ध्रुवीकरण किया ये तो वही जाने, लेकिन उनके बयान पर उन लोगों ने भी लानत देनी शुरू कर दी है जो धर्मनिरपेक्षता का नारा सुन सुनकर पक चुके थे। गिरिराज का यह भारत नहीं है, भारत सबका है और जो भारत में रहने वाले हैं उनका भारत का हक है। अगर गिरिराज को पसंद नहीं है तो उन्हें कहीं चला जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी जबरदस्ती अगर चाहे कि वोट ले ले तो ये पॉसिबल नहीं है। गिरिराज सिंह से पहले मोदी के विशेष सहयोगी और यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने आग उगली थी। ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। अमित शाह समूह को उकसा रहे थे तो मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बहाने वोट बांटने का खेल खेला। आजम खान जैसे तुच्छ आदमी के लिए, छोटे आदमी के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं उसे कोई नेता नहीं मानता, वो देशद्रोही है। कई दिन से बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ आजम खान जैसे लोग जेल जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी के नाम पर अब समाज को बांटने का सियासी खेल भी शुरू हो गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आलोचना करते वक्त भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले राहुल गांधी की जुबान में भी कड़वाहट खुलने लगी है। नहीं भैया, मोदी पीएम बनना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर देगा। वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, वो एक को दूसरे से लड़ा देगा। वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, वो एक को दूसरे से लड़ा देगा। जो मोदी के साथ है वो सांप्रदायिक है, जो मोदी के साथ नहीं है उसके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ऐसे बयान सुनकर अब हैरानी होने लगी है कि ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने का उत्सव है या फिर धर्म के नाम पर समाज बांटने की जहरीली जंग। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं वो पाकिस्तान देख रहे हैं। आने वाले दिन में ऐसे लोगों के लिए जगह हिंदुस्तान में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। ये विश्वास दिलाते हैं। तो सवाल उठता है, ये कहां आ गए हम इन चुनाव प्रचार में, आखिरकार ये कहां आ गए हम जो हमको बात करनी पड़ रही है बांटने काटने की। बांटने काटने की बात पर ही हमारी बड़ी बहस है और इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी लीडर नलिन कोहली, कांग्रेस की तरफ से मुकेश नायक, मौलाना फिरंगी महली जो कि धर्मगुरु हैं, लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ कारी मोहम्मद मियां मजहरी हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। आचार्य धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, यह भाषा किसी को शोभा देती है क्या?
आचार्य जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन कारी मियां, बड़ा सवाल यहां पर यह है, ये क्या है कि मोदी के साथ जो है वो सांप्रदायिक है और जो नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए? देखिए, ये देश के लिए बड़े दुख की बात है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसमें नेशनल एजेंडे पर बहस होनी चाहिए, तालीम पर बहस होनी चाहिए, रोजगार पर बहस होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बहस होने के बजाय आज यहां फिरका परस्ती को, जो अभी बहुत सही कहा आपने, कि बांटने और काटने की पॉलिसी चलकर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ये देश की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और मैं बड़ी सफाई से ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आज हमको ये चैलेंज दे रहे हैं कि जो लोग नरेंद्र मोदी के मुखालिफ हैं उनकी जगह पाकिस्तान में होगी, तो वो ये समझ लें कि हिंदुस्तान के मुसलमान को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान नहीं भेज पाए तो आप क्या भेज पाएंगे? इस मुल्क में जो मुसलमान आज रह रहा है उसने मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नजरिए को पैरों तले रौंद कर हिंदुस्तान की सरजमीन को अपना मादरे वतन मानकर संगीनों के साये में अपनी औलाद को कुर्बान करके भारत की धरती पर रहने का फैसला किया था। और ये जिन साहब का नाम यहाँ लिया जा रहा है, अगर इन जैसे 10,000 लोग भी हों तो मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई इतना बड़ा समंदर नहीं है जिसमें आप इस मुल्क में बसने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को जाके डुबो सकें। और जहां तक पाकिस्तान जाने का ताल्लुक है, जिनको पाकिस्तान जाना था वो जा चुके। अब हमारी तीसरी नस्लें पलकर यहां जवान हो रही हैं। इस मुल्क की तामीर और तरक्की पर जितना हक आपका है उससे ज्यादा हक हमारा है। इस मुल्क की आजादी में जितनी कुर्बानियां इस मुल्क में बसने वाले तमाम फिरकों के रहनुमाओं ने दी हैं, उससे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं। इसलिए हमसे किसी को ये कहने का हक नहीं है कि हम किसे पसंद न करें और किसे पसंद करें। और अगर किसी को पसंद न करने की कसौटी की बात आती है तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि अगर आज नरेंद्र मोदी की मुखालिफत की जा रही है तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? आप उन वजूहात पर बहस करने से क्यों खतरा? बुनियादी वजूहात पे जाएंगे, पर आचार्य धर्मेंद्र जी, गिरिराज सिंह जी का ये कहना कि जो मोदी के साथ नहीं है वो पाकिस्तान परस्त है, उन्हें पाकिस्तान जाना होगा, ये कितना सही है? और आपको कारी मियां की बात कितनी ठीक लगती है कि इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के वतन परस्त मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जा सके? देखिए, वतन परस्ती का अपने आचरण से सबूत भी दिया जाना चाहिए। और अगर इस तरह की बातें की जाएंगी, ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट का समय मिल जाए हमें, मिलिट्री और पुलिस अलग हो जाए तो हम हिंदुस्तान के सारे काफिरों को कत्लो गारत कर देंगे। ये कौन सी मेंटेलिटी है? ये कौन सी मनोवृत्ति है? और जो डिवीजन हुआ था वो डिवीजन केवल इसी आधार पर हुआ था कि कुछ लोग यहां पर मिलजुल कर रहने में विश्वास नहीं करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी ये बात कही है कि ये कम्युनिटी किसी के साथ कोएग्जिस्टेंस मंजूर नहीं करती। मैं जवाब देना चाहूंगा। आज पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है? बांग्लादेश में क्या हाल है हिंदुओं का? आई थिंक वो एक अलग इश्यू है आचार्य धर्मेंद्र जी। नसरीन से पूछिए कि क्यों निकाला गया उसे। मलाला से पूछिए क्या हालत है। तो इसलिए केवल जवान दर्राजी करने से काम नहीं चलेगा।
सबूत चाहिए, अपने आचरण से सबूत दीजिए कि आप इसको मादरे वतन मानते हैं। बोलूंगा कारिमिया, और मादरे वतन मानते हैं तो वंदे मातरम में क्यों एलर्जी होती है? आचार्य जी, सबसे पहले तो जो आपने इल्जाम लगाया है असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच के ताल्लुक से, हमने वो स्पीच नहीं सुनी है। अगर उसका कोई सेट आपके पास है तो यहाँ पेश कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें तमाम मीडिया जानता है। हमने आपकी पूरी बात सुनी है, अब आप हमारी पूरी बात सुनिए। हमें अपनी वतन से मोहब्बत के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद से आज तक जितनी जंगें हुई हैं, चाहे वो चीन से हुई हो, चाहे वो पाकिस्तान से हुई हो, हमने अपना खून देकर अपने वतन की सरहदों की हिफाजत की है। इससे बड़ा कोई सबूत ना आपको मांगने का हक है, ना हमें देने की जरूरत है। इसलिए इस किस्म की जहरीली जहनीत का जब तक खात्मा नहीं होगा, उस वक्त तक इस मुल्क में सांप्रदायिक एकता कायम नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, आपने देश के विभाजन की बात की। गालिबन आपको इस देश के विभाजन के इतिहास की नॉलेज नहीं है या आपकी स्टडी नहीं है। ये मुसलमान था, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, ये मौलाना जफर अली खान थे, जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य की जेलों में रहकर इस देश की आजादी में कुर्बानियां दी। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को साथ लेकर इस मुल्क में खिलाफत तहरीक चलाई। आप तारीख को चैलेंज कर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार विभाजन का? बहस कीजिए इस पर। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? मैं तारीख बता रहा हूं आपको। तहरीक के खिलाफ महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाले कौन है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, मौलाना शौकत अली हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। ये सब मुसलमान थे। मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर समझ रहे हैं क्या? मुसलमान थे। मौलाना साहब, आप जो है मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर समझ रहे हैं क्या? जरा फतवा दे दीजिए। देखिए, मोहम्मद अली, कृपया कि हम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना रहनुमा नहीं मानते। वो क्या जो है, अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना को तो उन्होंने ही, अगर हम मोहम्मद अली बांटा तो उन्होंने ही, देखिए ऐसा है, और इन हिंदुओं को मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, ये एक ऐतिहासिक बहस है, ये यहाँ नहीं की जा सकती। हमारी माँ बहनों को काट कर बांटा। हम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना रहनुमा नहीं मानते। हत्याएं हुई, चैलेंज कर रहे हैं आपको। इस जो है रक्त रंजित सत्य से कौन इंकार कर सकता है? हम उन मुहिब्बान वतन हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपना रहनुमा मानते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी में कुर्बानियां दी, जेलें काटी, अपने नौजवानों को कुर्बान किया। गलती की आपको तारीख से पता नहीं है। चलिए इतिहास की बहस है। ये इतिहास हम 2014 में प्रेम शुक्ला जी, आपको देश की आजादी के इतिहास की एबीसीडी भी नहीं मालूम। प्रेम शुक्ला जी, हम 2014 में हैं और 2014 की बात करते हैं, इसीलिए मैं पता है, आप जब चाहे बहस कर सकते हैं। मैं मौलाना फिरंगी महली के पास जाना चाहूंगा। और ये कहने लगे, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जब आपका दिल चाहे आजादी के इतिहास पे बहस कर लीजिए बैठ के मेरे साथ। सबसे अधिक हक है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको ना, वो आप जो अधिक हक कहते हो ना, वो जो कभी भी चैलेंज करिए, कहाँ आ जाऊँ बात हो रही है यहाँ नरेंद्र मोदी की, ये कहाँ चले गए? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मांग कर उठूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, हम इस पर अलहदा बहस करेंगे। तैयार रहिए प्रेम शुक्ला जी, हम इस पर अलहदा बहस करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले मौलाना फिरंगी महली जी के पास जाना चाहूंगा। फिरंगी महली जी, आखिरकार क्या कारण है कि 5वें दौर तक आते आते के खत्म होते होते हम ये देखने लगे हैं कि सीधा बहस करेंगे? तैयार रहिए। प्रेम शुक्ला जी, हम इस पर अलहदा बहस करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले मौलाना फिरंगी महली जी के पास जाना चाहूंगा। फिरंगी महली जी, आखिरकार क्या कारण है कि 5वें दौर तक आते आते के खत्म होते होते हम ये देखने लगे हैं कि सियासत जो है वो पूरी तरह से बढ़ गई है, समाज बढ़ गया है प्रो मोदी वर्सेस एंटी मोदी के नाम पर? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा क्यों कर रही हैं? नलिन भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास के बाद। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन अपने फाइनल फेज में आ रहा है, वैसे वैसे सियासी लीडरान पूरे इलेक्शन को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि रियल इश्यू से हट करके वोटर्स के जहन कम्युनल इश्यूज पर आ जाएं।
लेकिन इन लोगों को इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि अराउंड 65% यंग वोटर्स हैं जो चाहते हैं कि इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स हो। और अभी आपके स्टूडियो में जिन लोगों ने मुल्क के पार्टीशन की बात कही, उनके जहन में यह बात रहनी चाहिए कि मुल्क के पार्टीशन के लिए कतई तौर पे आम हिंदू या आम मुसलमान जिम्मेदार नहीं था, बल्कि सिर्फ वो लोग जिम्मेदार थे जो जिन्होंने कि महात्मा गांधी का कत्ल किया था। और इस मुल्क में ना किसी मुसलमान को और ना किसी हिंदू को मुल्क से अपने हुब्बुल वतनी का किसी को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं वो लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे? अल्लामा इकबाल जो है महात्मा गांधी कत्ल करने वालों में शामिल नहीं है। पाकिस्तान की संकल्पना, क्या यह ऐतिहासिक सत्य नहीं है कि अल्लामा इकबाल साहब ने पेश की? देखिए, अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री कितनी पढ़ी है आपने, पहले तो ये बताइए। आप कोई प्रूफ तो पेश कीजिए ना, आप चाहे जिस पर इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। इन्होंने पढ़ी है सारी हिस्ट्री, सत्य है कि नहीं? ये सारी हिस्ट्री इन्होंने पढ़ी है। पाकिस्तान की संकल्पना किसने की? पाकिस्तान की संकल्पना में पाकिस्तान की संकल्पना किसने की? उसका नाम आप ही बता दें। देखिए, पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो ये चाहते थे कि इस मुल्क पर सिर्फ उन्हीं की हुकूमत हो, वही प्राइम मिनिस्टर बने और मुल्क के हुकूमतों में, मुल्क के वसाइल में, मुल्क की तरक्की से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि इस मुल्क की आजादी में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया है। इस वजह से मुल्क की हुकूमत में मुसलमानों को बराबर से शरीक न करना पड़े, इसलिए मुल्क का पार्टीशन करके मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आपको बराबर पर आज भी देने को तैयार है। इससे बड़ा इस मुल्क के आवाम के साथ और क्या मजाक हो सकता है कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी को कत्ल किया था वो आज महात्मा गांधी की हमारे सामने वकालत कर रहे हैं बैठ के। अरे हमने तो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया है हमारे रहनुमाओं ने। महात्मा गांधी के कातिल वो थे जिन्होंने पाकिस्तान बांटा। आप किससे बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी ने तो मेरी लाश पे होगा। फिर बहस भटक रही है। जो उनको लाश बनाने वाले वो लोग हैं, फिर बहस पाकिस्तान बनाया। फिर बहस भटक रही है, फिर बहस भटक रही है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगा इस मुद्दे पर, लेकिन नलिन कोहली जी, फिरंगी महली जी, बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात सब लोग अपने जहन में बैठा लें कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान से न कल कोई लेना देना था, न आज कोई लेना देना है, न कभी उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान के इंटरेस्ट से होगा। मुसलमानों का ताल्लुक, हिंदुस्तानी मुसलमानों का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान से है। यही चाहिए। नलिन कोहली जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये बांटने की राजनीति अब घातक होती जा रही है? बहस देखिए कहां से कहां तक पहुंच गई। धन्यवाद दीपक भाई। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। शुरुआत हुई गिरिराज जी के बयान को लेके, उस पर ऑलरेडी केस हुआ। राजनाथ जी बोले, हमारी पार्टी ने कहा हम उससे दूर हो रहे हैं, और उन्होंने शायद, मुझे लगता है, गिरिराज जी की बात कुछ नेताओं तक जो केंद्र थी वो आज पूरे एक धर्म को लेकर एक चर्चा हो गई है। मैं पहली बात तो कहना चाहूंगा कि आज 2014 में क्या हम भारतीयों के हितों की बात कर रहे हैं या क्या? महात्मा गांधी जी को क्या हम अपनी इस लड़ाई से छोड़ सकते हैं? उन्होंने देश को स्वतंत्र किया। अब इतिहास में जाकर कोई क्या वर्तमान को या भविष्य को बनाया जाने वाला है? क्या भूख, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, हर व्यक्ति को? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है नलिन कोहली जी, लेकिन बयान मैंने नहीं, आपकी पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने दिया है। आपके पार्टी के नेता ने दिया है बयान, गिरिराज सिंह ने। दीपक भाई, मैं विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इस डिबेट में मैं बिल्कुल अंतिम रूप से शामिल हुआ हूं। बड़े ध्यान से मैंने सबकी बात सुनी है और मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप मुझे टोक रहे हैं। गिरिराज जी के बयान पर मैंने पहले ही कहा ना, उस पे इलेक्शन की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उनका बयान, तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपके 10 प्रश्न हो सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। पर जो एक कौम को लेकर अब ये बात खींचा जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहां पर है कि एक कौम को लेकर, वोट को लेकर उनका बयान जो है, और ऐसे उदाहरण है
दोनों तरफ से होते, एक तरफ से नहीं होता, हर तरफ से हो सकता है। जो बयान गलत है, इसमें हम लड़ क्या रहे हैं इस पर। लेकिन जो अभी तक मैं एक चर्चा में देख रहा था, कई सम्मानीय लोग हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा जो है वो भारतीय है, जो इनकी पीड़ा से जी रहे हैं। वो पहले नहीं है कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो 2014 की चुनाव विकास की बात हम कर रहे हैं, लगातार भी कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप जहन रखेंगे, अधिकांश हमारी बात इसके ही केंद्रित है। लेकिन चुनावी माहौल में कुछ बयान आ जाते हैं, कटाक्ष भी होते हैं, और ये पहला चुनाव नहीं है जहां कटाक्ष हो रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा को लेकर है, तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी इस चुनाव के केंद्र में है, किस प्रकार के शब्द हुए, क्या जो सम्माननीय लोग अभी जो है गांधी जी ले आए, गंगू, तेली, घासी, बंदर, नपुंसक, खूनी, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे एक व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर एक इल्जाम जो है लगातार लगते गया और कोर्ट में कुछ नहीं निकल रहा 12 साल से। भाई, अगर हमें देश निर्माण करना है तो हमें सोचना पड़ेगा विकास की राह है, और भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति प्रतिबद्ध है। हमारे 8 शब्द जो पूरे हमारे मैनिफेस्टो को पूरे करते हैं वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। इसमें कहां लिखा है हिंदू मुसलमान? एक सम्मानीय व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारा हक ज्यादा है। अरे, हर भारतीय का हक बराबर है। ये मेरा ज्यादा है, आपका ज्यादा है, किसका ज्यादा है भाई? भारतीयों का हक बराबर है और ये हमारा संविधान है। तो या तो संविधान को हम माने या नहीं माने। मैं इस बहस के कई मुद्दों से अपनी बात नहीं मानता हूं कि ये उचित है। थोड़ा आगे बढ़े, चुनाव का माहौल है, आगे बढ़े। इस बहस से क्या और लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास हो रहा है? मुझे जितनी बात कहनी थी कह दी। आपके जितने प्रश्न हो मैं जवाब दे सकता हूं। नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि इस बहस की शुरुआत हमने नहीं की है। इस बहस की शुरुआत गिरिराज सिंह जी के बयान के बाद हुई, और इसमें वो बयान भी शामिल है जिसमें जयराम रमेश ने कहा कि ये लहर नहीं जहर है। मैं पूछना चाहूंगा मुकेश नायक जी से कि ये किस तरह की भाषा हुई? देखिए, मैं अभी आचार्य धर्मेंद्र जी की बात सुन रहा था, अभी कोहली जी ने बात कही। सारे दिन भर से आपने देखा होगा प्रवीण तोगड़िया जी का बयान चल रहा है। साहब, ये कैसे चुनाव स्टार्ट हो रहा है भाई? आपने बीच में बोल दिया ना, मैं उनकी बात कहता, उसके पहले आपने बीच में बोल दिया। आपकी ये आदत है बीच में उचकने की। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं पहली बात पूरी बात ही नहीं सुनी, अपनी बात कह दी, दूसरे की बात सुनना ही नहीं है आपको। सबकी बात आपने सुना है, 2 लोगों की नहीं। थोड़ा और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए ताकि मैं बोल सकूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कोट किया आपको और आचार्य धर्मेंद्र जी को। आचार्य धर्मेंद्र जी की कथा एक बार मैंने सुनी, और जब वो कथा बोलते हैं तो सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, इसकी बात करते हैं। लेकिन आज जो वो बोल रहे हैं उनका बिल्कुल रूप बिल्कुल अलग है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनका असली रूप ये है जो भाषा अभी बोल रहे हैं, ये कथाओं में जो भाषा बोलते हैं, एक चीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने अभी कहा कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, बांग्लादेश में ऐसा होता है। हम अपने देश को बांग्लादेश या पाकिस्तान थोड़ी बनाना चाहते हैं। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान की केवल भौगोलिक सीमाएं हैं, आज उनका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं बना। भारत एक देश है, उसके अंदर सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं, उसके अंदर समृद्ध विविधता है, सामंजस्य है, समुदायों के बीच में मिलजुल कर काम करने का वातावरण है। और आप बहस को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं मैं जानता हूं, जैसा कि अभी एक महानुभाव ने कहा कि चुनाव आते आते तक ऐसा होगा कि पूरे चुनाव की बहस को एक ऐसी दिशा में ढकेल दिया जाएगा जो आम भारतीय के जीवन को स्पर्श करने वाली नहीं होगी। मुझे एक चीज बताएं कोहली जी, आज जो तोगड़िया ने कहा कि एक समुदाय के व्यक्ति ने एक मोहल्ले में घर ले लिया, और जब वो बाहर निकले तो उसके ऊपर थूकने पर कोई केस नहीं बनता, उसके ऊपर टमाटर फेंको, टमाटर फेंकने पर कोई केस नहीं बनता। आप क्या इस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हो? और जब ये नेता इस तरह की घृणा और अलगाववादी बातें करते हैं तो आप कहते हैं कि आपका उनसे कोई संबंध नहीं है। आप कह देते हैं विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, आरएसएस से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। ये किस तरह, आपकी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा?
एक तरफ तो आप कह रहे हैं भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा पर इस देश में बहस होना चाहिए। पिछले 25 साल से आप जय श्री राम बोलते हैं। इस चुनाव में आपने एक बार भी जय श्री राम नहीं बोला। आप इतने अवसरवादी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि आप हर चुनाव में अपने मुद्दे बदल लेते हैं और घुमा फिरा के आप पूरे चुनाव को और समुदायों को दो भागों में बांटकर इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। को आप जब उपदेश देते हैं टेलीविजनों पर तो कौन भरोसा करेगा आपकी इन बातों पर? नलिन कोहली जी, चूंकि आपसे सवाल पूछा गया है प्रवीण तोगड़िया के बारे में, प्रवीण तोगड़िया के भाषण पर आप क्या कहेंगे? मुकेश नायक ने हालांकि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं उन पर फिर जाऊंगा। प्रवीण तोगड़िया पर क्या कहेंगे आप? मैं मुकेश नायक जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि प्रवीण तोगड़िया जी हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है, और मैं ब्लंटली भी कह रहा हूं, मैं उनका यदि ये बयान सही है, वो अपना जवाब खुद देंगे, तो मैं इस बयान से सहमत भी नहीं हूं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उतना ही यदि मैं आपके बयान से सुनता की बात है कोहली जी, क्या आप पूरे देश के सामने इस तरह का कथन करते हैं? मुकेश जी, आप अपना दुख जो है, जो आप कहते हैं प्रवीण तोगड़िया से आपका कोई संबंध नहीं है और टॉफी मेरा वाकई नहीं है और मेरी पार्टी का भी नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के हैं। विश्व हिंदू परिषद में कई सम्मानीय लोग भी हैं, उनके बहुत, आप एक मिनट बात कर लूं, उनमें कई सम्माननीय लोग हैं, उनके कई सम्मानीय चीज आए भारत के हित में। आप उन बयानों को के बारे में तो बात करेंगे नहीं। कई बयान आ जाते हैं, ये बयान यदि सत्य है तो गलत भी है, तो अगर गलत है तो इसमें कौन सी बात है? आपकी सोच और बड़े दुख के साथ जो उपदेश आप कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। आपने आज तक अकरुद्दीन ओवैसी पर कोई बात कहा? वो तो आपके पार्टी के भी नहीं है। इमरान मसूद पे क्या कहा? हम अपने आप को अलग करते हैं। उन्होंने तो मैं मानता हूं मुसलमान कौम का ज्यादा नुकसान किया, कहकर 4% मुसलमान वहां हैं, 42 यहाँ, जैसे पूरी कौम जो है लड़ने के लिए तैयार है। मैं फिर कह रहा हूं, मुकेश नायक जी जो मर्जी बहस करिए, देश की जनता चाहती है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की दुर्दशा पे बात हो। 10 साल से कांग्रेस का शासनकाल है। आप इसे स्वीकारे ना स्वीकारे, आपका नेतृत्व गुब्बारा और टॉफी और मम्मी पापा से उठे या ना उठे, यही मुद्दे हैं जिस पर वोट डलेगा और डल रहा है। मुकेश नायक जी, आप तक आऊं उससे पहले मैं आचार्य धर्मेंद्र के पास चलना चाहूंगा। आचार्य धर्मेंद्र जी, क्या आप सहमत हैं जो आज प्रवीण तोगड़िया ने कहा उससे? देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मौलाना साहब ने फतवे जारी कर दिए कि हमको इतिहास का ज्ञान नहीं है, सारे इतिहास को घोल कर ये पी गए, और इन्होंने खुद ही अपने को मेडल दे दिया कि गांधी जी को महात्मा बनाने वाले ये हैं। इनको ये इस बात का पता नहीं है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था स्वामी श्रद्धानंद जी ने, और स्वामी श्रद्धानंद जी के सीने को चाक कर दिया अब्दुल रशीद ने, और अब्दुल रशीद को गांधी जी ने भाई अब्दुल रशीद कहा। और इतना सब होने के बाद भी किसी मुसलमान के मन में गांधी जी के प्रति किसी प्रकार की कोई कृतज्ञता नहीं है। ये मौलाना साहब के घर में गांधी जी का फोटो है क्या? किसी भी भारतीय मुसलमान के घर में गांधी जी का फोटो है क्या? तो जिनको खुद को इतिहास का कुछ ज्ञान नहीं है और खुद ही फतवे जारी करके फिर रहे हैं, सारा इतिहास ये मौलाना साहब लेकर बैठे। अब ये बीच में बोलना बदतमीजी है, ये बदतमीजी है बीच में बोलना। आप बोलिए पर मेरा सवाल आचार्य जी दूसरा था। कहां का मुसलमान है? अफजल गुरु कहां का मुसलमान है? गिलानी कहां का मुसलमान है? और जितने यहाँ पर बम विस्फोट हो रहे हैं वो कहाँ के मुसलमान हैं? हिंदुस्तान के या कहीं बाहर से आए हैं? लंबी बात चलेगी फिर। ये वाकई बहस जारी करना, बात कीजिए, ये बहस कमर ठोकना, आचार्य जी भटकिए बिल्कुल। आप ये एजेंडे को नहीं है, एजेंडे से भटकने की कोशिश मत कीजिए, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, कहीं बाहर से आए हैं? लंबी बात चलेगी फिर। ये वाकई बहस जारी करना, बात कीजिए, ये बहस कमर ठोकना, आचार्य जी भटकिए बिल्कुल। आप ये एजेंडे को नहीं है, एजेंडे से भटकने की कोशिश मत कीजिए, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आप अपनी जबान सीखो मियां, आप अपनी जबान पे कंट्रोल करके बात कीजिए। सीखो
आचार्य जी, आचार्य जी, किसी पर किरदार कुछ तुम अपनी जबान पर कंट्रोल करो, बिल्कुल अपनी जबान पे कंट्रोल कीजिए, आप कंट्रोल करो, तुम अपनी जबान पे कंट्रोल करो। आचार्य जी, संयम संयम। आचार्य जी, ओवैसी कौन है? आचार्य जी, तुमको ओवैसी के मामले में मालूम नहीं है? आचार्य जी, मेरी बात सुनिए। आचार्य जी, मैंने सवाल ये पूछा था आपसे, ऐसे क्या बदतमीज लोगों को आप बुलाते हैं कि क्या आप प्रवीण तोगड़िया की बात से सहमत हैं? आचार्य जी, मैंने सवाल ये पूछा था आपसे कि प्रतिक्रिया है प्रवीण तोगड़िया की जो कुछ कहा है। मेरा कहना है कि प्रतिक्रिया कभी कभी तल्ख हो जाती है। गोधरा में ट्रेन को किसने जलाया? इस मौलाना से पूछो ट्रेन को किसने जलाया। स्वामी जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ अपनी जबान पे कंट्रोल कीजिए। आप बेहूदगी की हदें पार कर चुके हैं। अपनी जबान पे कंट्रोल करके बात कीजिए। ये नेशनल बहस है। ऐसे बदतमीज लोगों को नहीं बोलना चाहिए। आपको बदतमीज लोग हैं ये। बेहूदी की संयम, मैं दोनों से संयम की बात करूंगा। बात करने का ये नेशनल टेलीविजन पर हैं आप दोनों, प्लीज मैं दोनों से संयम की अपील करूंगा। आचार्य धर्मेंद्र जी, प्लीज मैं बहस को आगे ले जाऊं। मुकेश नायक जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जयराम रमेश ने कहा लहर नहीं जहर है, तो क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी के केंद्रीय मंत्री का यह बयान शोभा देता है कि लहर नहीं जहर है? वो भी प्रवीण तोगड़िया ने जो कहा और उन्होंने जो कहा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, इस तरह की प्रतीकात्मक भाषा बोली जाती है लोकतंत्र में। उन्होंने कहा कि लहर नहीं है जहर है। इसका आशय यह है कि इस देश में भिन्न भिन्न समुदायों में सामंजस्य होना चाहिए, मिलजुल कर काम करने का वातावरण नहीं बिगाड़ना चाहिए और देश को ऐसे अंधेरे में नहीं ढकेलना चाहिए जिसमें एक समृद्ध विविधता का देश एक संघर्ष में के अंधेरे में चला जाए। उनका आशय इस बात से है। उनका आशय किसी पर आरोप प्रत्यारोप से नहीं है। ये तो बांटने वाला बयान हुआ मुकेश नायक जी, ये तो बांटने वाला बयान हुआ। हम उसी की बात कर रहे हैं। जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं खाटी लैंग्वेज में, वो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जयराम रमेश कह रहे हैं। बांटने वाला बयान देने वालों के ऊपर टिप्पणी है। नलिन कोहली, आपको ऐसा लगता है? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं और शायद मेरी बात रेपिटेटिव लग रही है। जो चुनाव के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी उन पर तो बात ही नहीं कर रही। क्या महंगाई पे कभी आप कुछ सुन रहे हैं? बेरोजगारी पे सुन रहे हैं? देश की जनता जो रोजगार ढूंढ रही है उस पर क्या विचार है इनके? आंकड़े सुना रहे हैं। तो रोजगार क्यों ढूंढ रही है जनता इतनी मात्रा में? क्यों महिलाएं असुरक्षित हैं? वह इन बातों पर कोई चर्चा तो हो नहीं रही। किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? बोलेंगे गुजरात में की आत्महत्या, सबसे ज्यादा आत्महत्या तो महाराष्ट्र और आंध्र में, लेकिन मर तो हिंदुस्तानी किसान रहा है ना। मरे कहीं पर भी। केंद्र सरकार का कुछ दायित्व होता है। दायित्वहीन हो गए हैं ये लोग, दायित्व पे बात नहीं करना चाहते। ये है असली मुद्दा। दूसरी बात, जहर शब्द जो है, जरा हम लोग सोच लें। राहुल गांधी जी ने कहा, मोदी जी ने हमें याद दिलाया अपनी स्पीच में, उन्होंने जयपुर की भाषा में कहा कि मैं अपनी माता से मिलने गया था, तो सोनिया जी ने कहा रोते हुए या आंखों में आंसू लाते हुए, मां ऐसा सोच सकती है अपने बच्चे के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहा कि जो है सत्ता जहर है। तो 50 साल से सत्ता में कौन है? क्या ज्ञान बांट रही है कांग्रेस पार्टी? देश के सामने कुछ हम लोग क्या सीरियस डिबेट कर सकते हैं क्या? दूसरी बात है, राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस हम पार्टी नहीं, एक सोच है। 10 मिनट के अंदर कहते हैं हमारी सोच बिगड़ गई है। तो आप ये सब जो है, आज सीरियस डिबेट जो है नहीं हो रहा। और मुकेश नायक जी का इसमें कोई दोष नहीं है। वो तो प्रवक्ता है, मैं जैसे एक प्रवक्ता के रूप में यहां बैठा हुआ। तो उनके पास जो उनके ऊपर से चल के बात चलती आ रही है, वो कह रहे हैं, हम इनके विषयों को कर रहे हैं। कई बार हमें भी जवाबदेही देना पड़ता है, लेकिन देश की जनताओं पे मूल रूप से चर्चा कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है और करना नहीं चाहती है। एक सवाल मुकेश नायक जी से। मुकेश नायक जी, आज ही अभी एक बयान आया है, बेनी वर्मा ने कहा है कि मोदी हिटलर की औलाद है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल साफ साफ पूरी कांग्रेस का दृष्टिकोण है, लेकिन बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेता की जबान फिसलती है और हमें शर्मिंदा होना पड़ता है इस तरह के बयानों पर। लोगों को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है हम सब प्रवक्ताओं को कि सीधी, सच्ची और जनहित की बात हमें नेशनल टेलीविजन पर करना है। अभी कोहली जी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर बहस होना चाहिए, किसानों की उन्नति पर बहस होना चाहिए। उन्हें ये पता है क्या
कि भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में। आज भारत तीसरी बड़ी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है दुनिया में। आज 5वें नंबर की महाशक्ति है भारत पूरी दुनिया में। ये कहते हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ। इनसे ये पूछो कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। शिवराज सिंह इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री है। वहां प्रतिदिन 9 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। हर दिन 20 बच्चियां गायब होती हैं। ये इंटरनेट के ऊपर इस सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है, मध्य प्रदेश सरकार का। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि सियारी की पूरी फसल नष्ट हो गई, इस वर्ष की पूरी फसल नष्ट हो गई गेहूं की। क्या इन्होंने किसानों को मुआवजा दिया? केंद्र सरकार से इन्हें पैसा मिल गया दोनों फसलों का। इन्होंने किसानों को आज तक पैसा नहीं बांटा। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं इनके पटवारी, इनके नेता कि इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद ये बंदर बांट करें इस पैसे का। ये भ्रष्टाचार करते हैं जब शासन में होते हैं, जब हट जाते हैं तो भ्रष्टाचार का विरोध करने लगते हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनसे पूछो कि मध्य प्रदेश मॉलेस्टेशन के मामले में, छेड़छाड़ के मामले में, बलात्कार के मामले में, महिलाओं को गायब होने के मामले में, कामकाजी महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। वहां इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये बताएं पूरे देश को कि हटाएंगे क्या मुख्यमंत्री को इस करतूत के लिए? नलिन कोहली जी जवाब आसानी से दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आंकड़े आपने मेरी तरफ फेंके तो प्लीज आप इस पैनल को यह भी बता दीजिए, हम नहीं, यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट में हम 10 सालों में 123 नंबर से 136 नंबर पे आ गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। आपका ज्ञान है, लग रहा है ना, भारत तो बढ़ रहा है, लेकिन विश्व की जो सबसे सम्मानित जो है संस्था, उसका रिपोर्ट है, मेरा नहीं। इन्होंने मध्य प्रदेश की बात की तो शायद इनको यह कहना चाहिए था कि पूरे भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेके पहले जो खराब 10 राज्य हैं उनमें 7 कांग्रेस हैं और 3 कांग्रेस के समर्थक दलों का, भाजपा का एक भी राज्य नहीं है, एक भी नहीं है। ये भी भारत सरकार के आंकड़े साहब। सर मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपकी जानकारी जितनी, 1 मिनट मुकेश जी, मैं भी लगातार बोल सकता हूं, आप भ्रमित कर रहे हैं। आपके पास जब मैं अपनी बात कहने लग गया हूं तो आपको मेरी तो जानकारी गलत तो लगेगी। आपने फिर मध्य प्रदेश के बारे में अगली बात कही, आपने कृषि उत्पादन पे कहा बड़े गर्व से। पंजाब नंबर 1 है, नंबर 2 मध्य प्रदेश है, गुजरात लगातार 10% एग्रीकल्चरल ग्रोथ, छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चरल ग्रोथ 10%। इन चारों को यदि आप हटा देंगे तो मुझे बता दीजिए तो 2% एग्रीकल्चरल ग्रोथ है भारत का, कहां आ जाएगा? इसमें कितने जो है कांग्रेस प्रशासित है? 1 हरियाणा है। इन चारों को हम ठीक है, हटा देंगे। तो ऐसा है मुकेश जी, 1 मिनट मुकेश जी, मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, भारत जब बढ़ता है ना तो हर भारतीय के लिए बढ़ता है। और केंद्र सरकार आपकी, ये गलतफहमी रहस्य हो सकती थी कि वो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सरकार है या सोनिया गांधी जी के दामाद की सरकार हो। ये सरकार हर भारतीय के लिए है। और 10 साल में आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े चीजें नहीं हुए? 2G, कोलगेट, CWG। और दूसरी बात, नहीं कह सकते क्या कि NSSO का डेटा कहता है कि एनडीए के शासनकाल में कितनी नौकरियां थी, आपकी कितनी? क्यों भारत के बाहर भारतीय निवेश करना चाहते हैं? देखिए मुकेश जी, हम अपनी पार्टियों की बात रखेंगे, लेकिन तथ्यों के साथ हम आंकड़ों के साथ खेल भी सकते हैं। लेकिन जो भूखा सोता है ना, उसके लिए तथ्य काम नहीं करते। जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसके लिए तथ्य ये सब और ये जो आंकड़े काम नहीं करती है। जो महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश केंद्रित अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि आप वहां के एक नेता हैं। अगर देश में देखेंगे तो आपको भी गंभीरता से लगेगी बात। आपने उत्तर प्रदेश में एक वाक्य नहीं कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? चलिए नलिन, मैं आपको नहीं कहा आपने। नलिन, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। बांटने की राजनीति से देश का भला होगा, इसी पर बड़ी बहस कर रहे हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, क्या इससे देश का भला होगा? क्योंकि एक तरफ मोदी के साथ जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि ये लोग सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं, और जो मोदी के खिलाफ हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
देखिए, हमें लगता है कि जिस प्रकार से वर्तमान में नेताओं का बयान आ रहा है, पूरी तरह से हमें नहीं लगता राष्ट्र हित में है, और इन्हें समझना चाहिए कि राष्ट्र पार्टियों से बड़ी राष्ट्र है और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई भी बात न बोले जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करे। वर्तमान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी जो बयान दिया, बिहार के जो नेता, अभी पिछले दिनों एक पेपर में निकला था कि एक डकैत ने घोषणा किया है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। तो हमें तो उनमें और इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। हमें लगता है इस पे निर्वाचन आयोग को भी संज्ञान लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और समाज भी देखो देख रहा है और देश के युवा वर्ग भी देख रहा है। देश को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, भूखों को रोटी चाहिए और निश्चित रूप से, लेकिन जिस प्रकार से धर्म का ध्रुवीकरण किया जा रहा है ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और मैं दीपक जी आपको समाज भी देखो देख रहा है और देश के युवा वर्ग भी देख रहा है। देश को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, भूखों को रोटी चाहिए और निश्चित रूप से, लेकिन जिस प्रकार से धर्म का ध्रुवीकरण किया जा रहा है ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और मैं दीपक जी आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि इस देश में मुसलमानों में एक वर्ग है जो मुसलमानों को डराता है, हिंदुओं में एक वर्ग है जो हिंदुओं को डराता है और डरा के वोट का ध्रुवीकरण के जिस प्रकार से राष्ट्र की एकता अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। जब चुनाव आता है तब कभी 84 को उस परिक्रमा होने लगती है, कभी राम मंदिर के मुद्दे उठने लगते हैं और राम जन्मभूमि की जब तक जो जमीन की देख रहा है, जो उसका केस लड़ रहा है, जमीन बेच करके हम लोग लड़ रहे हैं। अभी सुबह निर्मोही अखाड़े का फोन आया, वो कह रहे थे कि हमने पूरी जमीन बेच दिया इसके लिए और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की किसी ने मांग नहीं की, हम लोग जाकर के मांग कर रहे हैं। और जब चुनाव आता है तो उसका सिर्फ राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जाता है। तो हमें लगता है कि ये मुद्दा हमारी आस्था का मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा इस समय उछालना नहीं चाहिए। और देश के मुसलमानों की जहां तक बात है तो देखो, कसाब के साथ जो आतंकी आए थे उसमें कई मारे गए और यही सी देश के मुसलमान महाराष्ट्र के हैं कि उन्होंने उनको दफन होने के लिए जमीन तक भी नहीं दी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के मुसलमान सब गद्दार हैं, वो भी हमारे भाई हैं और हम भी उनके भाई हैं। हम सब एक साथ मिल करके और देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने को वालों को मुंहतोड़ जवाब दे, ऐसे हम लोग को होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी ताकतें प्रयास में लगी हुई है कि देश को तोड़ दिया जाए हिंदू और मुसलमान, और करने पे इस पे हमें निश्चित रूप से एकजुट होकर के कार्य करने चाहिए। और शब्द देखो ऐसा है, शब्द जहां तक कोई कुछ भी बोल रहा है किसी को बदतमीज और किसी को, तो उनके लिए कहना चाहते हैं कि शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द करे कहीं औषधि, शब्द करे कहीं घाव। ये देश है और इसमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हम सनातनी संत हैं तो हम मुसलमान भाई को भी उतना ही सम्मान करें। हम आपस में लड़ करके हम देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं। हमारी विचार, हमारी धर्म अलग हो सकता है, हमारी तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको गाली दे करके और वो करे। ये देश को हम और न बंटने दे, हम मजबूत करें, इसको हमें संदेश देने का प्रयास हमें करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता धर्म के आधार पर बांटने से राजनीतिक पार्टियों को फायदा होता है? नहीं, धर्म के आधार पर बांटकर आपने राजनीतिक दलों को कुछ लाभ पहुंचाया होगा। कांग्रेस 1937 से लेके आज तक जितने चुनाव लड़ी है, सारे चुनाव उसने धार्मिक विभाजन किया। उस धार्मिक विभाजन से मुस्लिम लीग प्रबल हुई और मुस्लिम लीग के प्रबल होने से पाकिस्तान बना, यही इतिहास है। आपने एक तुष्टीकरण के कारण एक विभाजन 47 में कर दिया, इस बार भी न कर दे। हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं, उस पर भी आप चुनाव में बहस करना चाहते हो। विकास की बहस को छोड़ देते हो, भ्रष्टाचार की बहस को छोड़ देते हो। आप पैसा लूट ले गए, यूरोप में जमा। लगता है प्रेम शुक्ला जी से मेरा संबंध कट गया है। मैं फिरंगी महली जी के पास जाना चाहूंगा। फिरंगी महली जी, इन तमाम सवालों का तोड़ क्या है? आखिरकार क्या करना चाहिए कि चुनाव के पहले समाज न बटे? उसका तोड़ यही है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सब सिविलाइज्ड लैंग्वेज यूज करें, किसी के खिलाफ इतनी बेहुदा बातों को ना उठाएं। और कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि इलेक्शन के वक्त में कोई भी लीडर अगर माहौल को कम्युनलाइज करने की कोशिश करे या कम्युनल बातें करने की कोशिश करे तो उसको इलेक्शन लड़ने से उसको कानूनी तौर पर मना कर देना चाहिए। और कोई भी पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किसी भी कम्युनल मुद्दे को शामिल ना करे, न यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को शामिल करे, न आर्टिकल 370 के मसले को शामिल करे, न मंदिर मस्जिद के मसले को शामिल करे। जैसा कि अभी एक स्वामी जी ने कहा कि ये लोगों की आस्था का मसला है, ये आम लोगों पर छोड़ देना चाहिए।
बिल्कुल। नलिन कुछ कहना चाह रहे हैं? नलिन, संक्षेप में, वक्त कम है मेरे पास। हाँ, एक ही लाइन में कहेंगे, राम मंदिर जो है आस्था का विषय है। आर्टिकल 370 पर हमारा प्रश्न इतना ही है कि क्या कश्मीर में जो हमारी बहनें हैं और कई जो उनको बाकी भारत के अंदर में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या वहां मिलने? चर्चा होनी चाहिए। और तीसरी बात में इत्तेफाक नहीं रखता जिन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कम्युनल एजेंडा है। इनको जाकर संविधान पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 44 पढ़ना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना चाहिए, जिसी संविधान की सेक्युलरिज्म के बूते पर हम सब जो है खड़े हैं और अपने हक लेते हैं। उसके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 पढ़ लीजिएगा सर, और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भारत के संविधान की कल्पना है, ना आपकी, ना मेरी, ना भाजपा की। ये देश की हित की बात है और संविधान ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके अलग कानून हैं, एरिया वाइज, रीजन वाइज सबके अलग कानून बने हुए हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हिंदुस्तान में न नाफिज हुआ है और न नाफिज हो सकता है। सर ऐसा है, नाफिज अगर जो आप कह रहे हैं ना हुआ है तो जरा याद कर लीजिएगा। मैं एक बात कहूंगा, हिंदुओं ने, नहीं मैं ब्लंटली कहूंगा, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें बदलाव लाया गया था और हो सका है। तो ऐसा नहीं है साहब, ये हुआ है। और जो संविधान है, तो यदि आप अगर संविधान की ही कल्पना को गलत मानना शुरू कर देंगे तो ये एक बड़ी लंबी बहस है और बड़े ध्यान से बढ़िएगा। हो सकता है कुछ लोग इसका विरोध करना चाहे, लेकिन इस देश में हर कानून का कोई विरोध होगा, कोई पक्षकार होगा, लेकिन संविधान जो है वो सबसे बड़ा है, उससे नहीं हटेंगे। अगर संविधान को नजरअंदाज करेंगे तो देश में बहुत दिक्कतें होंगी। देखिए, जिस संविधान का आप हवाला दे रहे हैं, नहीं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को अपने मजहबी कवानीन पर पूरी तरीके से अमल करने का इख्तियार दिया गया है और वो इख्तियार कानूनी एतबार से और कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से कोई भी मुसलमानों से छीन नहीं सकता है। जनाब उतना ही कहूंगा, तालीम की बात और जो है और जो प्रोटेक्शंस माइनॉरिटी के लिए वो संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट किया और उसका आदर होता है, उसका आदर हो रहा है। लेकिन उसी संविधान में यदि अगर लिखा हुआ है, और मैंने कहा आर्टिकल 44 पढ़ लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ लीजिए, तो संविधान ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुझे पसंद है मैं उसको ले लूंगा, जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझ पर लागू नहीं होगा। नहीं तो देश जो है कैसे चलेगा? संविधान संविधान है जी। और उसकी आप सबको यहीं रोकूंगा क्योंकि माफ कीजिए मेरा वक्त खत्म हो गया है। इस पर हम फिर बहस कर सकते हैं कभी, तो बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।